नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। बड़ी खबर के साथ शुरुआत। कानपुर पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। गोविंद नगर इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। इंस्पेक्टर पर आरोप है कि रात में डांस के लिए बोला। युवती ने वीडियो वायरल कर गुहार लगाई है। पड़ोसी से विवाद पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर पुलिस जो लगातार कलंकित पुलिस होती जा रही है, जहां पर पुलिस की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में रहती है। कभी अपराधियों के साथ पुलिस की साठगांठ वायरल हो जाती है, तो कभी पुलिस की लापरवाही कई लोगों की जान ले लेती है। और अब एक नया मामला सामने आया है, जिसमें युवती ने वीडियो वायरल कर गुहार लगाई है और गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस पर। इंस्पेक्टर साहब हैं जो, वो मुझे बुलाते हैं थाने में 12-1 बजे रात में छोड़ते हैं और हमसे बोलते हैं कि डांस करने के लिए, हमसे यही बोलते हैं कि डांस करो मेरे सामने। हम उसके सामने डांस नहीं कर सकते। रात रात भर बैठाले रखते, मेरी कोई सुनवाई नहीं करते। वहाँ पे डेली रो रो के सर से बताते सर मेरी सुनी जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता। इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं हमारी सुनी जाए। इंस्पेक्टर साहब मेरे से रात में बोलते डांस। इंस्पेक्टर साहब हैं जो, वो मुझे बुलाते हैं थाने में 12-1 बजे रात में छोड़ते हैं और हमसे बोलते हैं कि डांस करने के लिए, हमसे यही बोलते हैं कि डांस करो मेरे सामने। हम उसके सामने डांस नहीं कर सकते। रात रात भर बैठाले रखते, मेरी कोई सुनवाई नहीं करते। वहाँ पे डेली रो रो के सर से बताते सर मेरी सुनी जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता। इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं हमारी सुनी जाए। इंस्पेक्टर साहब मेरे से रात में बोलते डांस। इंस्पेक्टर तो आपने सुना, ये पीड़ित युवती की गुहार है, जिसमें रोकर वो बता रही है अपनी आप बीती। बता रही है कि कैसे पुलिस थाने में उसे बैठाकर रखा जाता है। इंस्पेक्टर उसे डांस करने के लिए तक कहता है। वो लगातार अपनी शिकायत लेकर पहुंच रही है, लेकिन सुनवाई करना तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो पीड़ित के साथ ही नाइंसाफी होने लगती है। पीड़ित लड़की का ये आरोप है कि गोविंद नगर इंस्पेक्टर रात में डांस के लिए बोलते हैं, रात रात भर थाने में बैठाकर रखते हैं। उसकी शिकायत पर कोई गौर नहीं करते हैं और उसे थाने में बुलाया जाता है। अब एक बार फिर से कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि जब पीड़ित अपनी शिकायत लेकर पहुंचती है, तो क्यों रात भर उसे थाने में बिठाया जाता है? और अगर वाकई में इंस्पेक्टर रात में डांस के लिए बोलता है, तो फिर कैसे हम पुलिस पर विश्वास करेंगे? प्रभात अवस्थी मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, आखिर कानपुर पुलिस को क्या हो गया है? कभी अपराधियों के साथ डांस का वीडियो, कभी लापरवाही सामने आती है और अब तो गंभीर आरोप एक युवती लगा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से युवती ने आरोप लगाया है, उसके बाद कानपुर पुलिस जो है उसके आला अधिकारी हैं वो सामने आए और उन्होंने सफाई दी है। अगर पूरे मामले की बात की जाए तो पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जो युवती है, इसका मकान पर कब्जे को लेकर विवाद है मकान मालिक के साथ, और उसके चलते बीती 7 अगस्त को इसके द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया था और जिसमें ये भी साफ हुआ था, मेडिकल कराया गया था। उसके बाद से इसको कभी थाने नहीं बुलाया गया, लेकिन कब्जा न मिल पाने की वजह से ये पुलिस को फंसाने का काम कर रही है और पुलिस के पर अनावश्यक आरोप लगा रही है। जिसकी सफाई देते हुए जो गोविंद नगर सीओ है, उनका कहना है जांच की गई है और जिस तरह का जो आरोप पूरा बताया गया है, ये पूरी तरह से निराधार है और सिर्फ और सिर्फ पुलिस की छवि धूमिल करने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया। जी प्रभात, पुलिस का तो ये पक्ष है, लेकिन पीड़ित तो रो रो कर गुहार लगा रही है। अब आगे कोई जांच, कोई कार्रवाई इस पर होनी है? जी बिल्कुल, जो अधिकारी है उनका कहना है फिर भी पूरे प्रकरण की एक बार जांच की जाएगी। आखिरकार क्या वजह है जो उसने इस तरह का कृत्य किया है, और पूरे मामले को देखते हुए जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया प्रभात तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस का ये पक्ष है कि चूंकि युवती का कोई विवाद है और विवाद ना सुलझने पर अब पुलिस को फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर जांच की बात अब पुलिस कर रही है। और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। एक दिन में 4,603 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद आंकड़ा 1,40,000 पार हो गया है और अभी भी करीब 50,000 एक्टिव केस हैं। एक दिन में 50 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा खतरा लखनऊ में ही बना हुआ है। तो कोरोना का आतंक नहीं थम रहा है, कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। तेजी से कोरोना का ग्राफ उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा अगर कहीं पर हालात खराब हैं तो वो राजधानी लखनऊ है। राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी में 621 नए मामले सामने आए हैं।
वाराणसी में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। मेरठ में 61 नए मरीज मिले हैं। प्रयागराज में 3 मरीजों की मौत हो गई और अब तक 88 मौत हो चुकी हैं। लखनऊ का हम रुख करेंगे। मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, तमाम कोशिशें सीएम की सख्ती, लेकिन ग्राफ जो है वो नीचे नहीं आ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। प्राची, देखिए निश्चित रूप से ग्राफ बढ़ रहा है और इसकी एक बड़ी वजह है कि जो सरकार कह रही है उसमें कोई दो राय नहीं कि टेस्टिंग बढ़ रही है इसलिए ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन उसका दूसरा पहलू वो ये है कि लगातार ऑलरेडी पहले से केसेस जो हैं वो पहले से हो चुके हैं, यानी लोग कोरोना संक्रमित है। अब एक तरह से कह सकते हैं सिर्फ उनका चिन्हीकरण का काम चल रहा है और साथ साथ जो लोग पहले से इन्फेक्टेड है वो दूसरों को इन्फेक्टेड करने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि जब तक पुराने लोगों को ट्रेस किया जाता है तब तक वो कई और लोगों तक इस संक्रमण को फैला चुके होते हैं। ये वजह है जिसके चलते इसको रोकने में दिक्कतें आ रही हैं। वही बात अगर करें लखनऊ की तो सबसे ज़्यादा केस है यहाँ पर, चाहे बात एक्टिव केस की हो चाहे बात टोटल केस की हो। इतना केस पूरे प्रदेश में कहीं पर नहीं है जितने लखनऊ में सामने आ रहे हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो करीब 50,000 एक्टिव मरीजों की संख्या पहुँच चुकी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में जो बेड्स हैं कोविड हॉस्पिटल्स के उनको बढ़ाने के निर्देश दिए और ख़ास तौर से आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने लखनऊ को लेकर अलग से अधिकारियों के साथ बैठक की और बोला कि लखनऊ में केजीएमयू, पीजीआई इन सब में बेड्स की व्यवस्था की जाए। केजीएमयू में एक पूरा नया ब्लॉक है जो तैयार किया जा रहा है, हम आपको बताएं कि वहाँ पर किया जाए। इसके अलावा लोक बंधु अस्पताल है, वहाँ पर भी अभी तक L2 की जो फैसिलिटी थी वहाँ पर आईसीयू की सुविधा नहीं थी। अब 30 आईसीयू बेड बढ़ाने के लिए वहाँ पर काम हो रहा है और उम्मीद है कि शायद आज से कल तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। निजी कई अस्पताल थे बड़े, यहाँ पर अभी तक कोविड की फैसिलिटी नहीं थी, कुछ अस्पतालों में दी गई थी। उन अस्पतालों में भी अगले 2-4 दिन के अंदर कुछ बड़े अस्पतालों में निजी कोविड की फैसिलिटी शुरू हो जाएगी, इलाज शुरू हो जाएगा। तो लगातार अब एक तरफ जो काम चल रहा है वो ये है कि अस्पतालों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेड किए जाए, लेकिन जब तक ये संक्रमण रुकेगा नहीं देखिए तब तक चाहे जितने बेड बढ़ा लिए जाएं वो कम ही पड़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह मामले सामने आ रहे हैं। बात करें कल की तो 621 मामले लखनऊ में सामने आते हैं, 4600 मामले प्रदेश में सामने आते हैं। जो डिस्चार्ज होने वालों की संख्या है वो नए केसेस से कम चल रही है अगर हम लखनऊ की खास तौर से बात करें तो। ऐसे में रोज़ाना 200 से 300 नए मरीज ऐसे होते हैं जो डिस्चार्ज के बावजूद उनके लिए बेड चाहिए। होम आइसोलेशन से उसमें राहत ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद अगर उनमें सबसे बड़ी देखिए जो दिक्कत आती है प्राची वो आती है L2 और L3 के अस्पतालों में, क्योंकि जो एसिम्प्टोमेटिक केस है उनको आप होम आइसोलेशन दे सकते हैं, लेकिन जिनको ऑक्सीजन चाहिए, जिनकी हालत थोड़ी क्रिटिकल है, जिनको तेज फीवर आ रहा है, जिनको घर पर यानी नहीं रखा जा सकता है, उनके लिए आपको बेड की जरूरत है L2 और L3 में, वहां पर दिक्कत है। बिल्कुल शैलेश, देखिए बेड्स की जरूरत है, तमाम सामने आ सुविधाओं जाता की है, जरूरत है जिसके और लिए साथ ही साथ जरूरत ये भी है कि इन केसेस पर रोक लगाई जाए और कोरोना को फैलने से रोका जाए, क्योंकि टेस्टिंग हो रही है, ये बात हम मान रहे हैं, लेकिन केस भी तो बढ़ रहे हैं, तभी टेस्टिंग में पॉजिटिव भी सामने आ रहे हैं। आप बने रहिएगा शैलेश हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर स्मार्ट मीटर डिस्कनेक्शन मामले में सीएम ने संज्ञान लेते हुए अब एक्शन लिया है। एसआईटी के अलावा और भी जांच सरकार करा रही है, जबकि 2 अफसरों पर गाज गिर चुकी है। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद तफसील से आपको बताएंगे कि सरकार कैसे कार्रवाई करने की तैयारी में है। भैया प्लीज। उत्तर प्रदेश में फुल प्रूफ बिजली सप्लाई के लिए कई शहरों में यूपी सरकार ने जो स्मार्ट मीटर लगाए थे, उसी मीटर के चलते बुधवार को प्रदेश के कई शहरों में अंधकार छा गया। जब स्मार्ट मीटर में तकनीकी खराबी की वजह से बिजली सप्लाई ठप हो गई और जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे लोगों के घरों में घुप अंधेरा हो गया। अचानक बिजली ठप होने से राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में नाराज लोग पावर हाउस पर जा धमके। भैया प्लीज आप लोग एक सेकंड रुक जाइए, बात कर लेते हैं, बात कर। और बिल जमा होने के बावजूद सप्लाई ठप होने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इधर आ जाओ भैया, सब आप लोग इधर बाहर आ जाओ, प्लीज आ जाओ बाहर। ऐसी ही तस्वीरें मेरठ समेत कई और जिलों से भी सामने आई।
जहां जन्माष्टमी के मौके पर बिजली गुल होने से परेशान लोगों ने हंगामा किया। केवल यही बताया जा रहा है कि पीछे लखनऊ से लाइट कटी है और कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और टाइम पे टाइम दिया जा रहा है। कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने को किसी को भी तैयार नहीं है और उसके बावजूद भी मीटरों में लाइट आ रही है, लाइट कटने के बावजूद भी, और रीडिंग उसके बावजूद भी चले जा रही है। लोग इस बात से नाराज थे कि बिजली कटने के बावजूद उनके घरों में लगे स्मार्ट मीटर चल रहे थे और लोग अंधेरे में रहने को मजबूर थे। लेकिन जब बिजली आपूर्ति में खराबी की जांच हुई तो पता चला कि स्मार्ट मीटरों के लिए गलत कमांड देने की वजह से ये समस्या पैदा हुई। काफी कोशिशों के बाद बिजली विभाग ने इस समस्या को दूर किया, लेकिन ये नहीं पता चल सका कि स्मार्ट मीटरों को गलत कमांड कहां से और किस कर्मचारी ने दी थी। लेकिन इतनी बड़ी गलती पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने EESL और L&T ने अपने स्टेट हेड को निलंबित कर दिया है। यूपी सरकार ने राजधानी लखनऊ के अलावा मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, मथुरा और अलीगढ़ में स्मार्ट मीटर लगवाए हैं और इन सभी जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। हालांकि तकनीकी जानकारों का मानना है कि अगर प्रदेश के सभी करीब 3 करोड़ उपभोक्ताओं के यहां ये मीटर लगे होते तो ग्रिड का फेल होना तय था। इसीलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी ने स्मार्ट मीटर से बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी की SIT जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। ABP गंगा के लिए लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। भैया प्लीज। और इसी खबर पर लगातार शैलेश हमारे साथ बने हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। शैलेश, सरकार कितनी भी स्मार्ट कोशिशें कर ले, सरकार कितनी भी तकनीकी एडवांस जो है वो लेकर आ जाए, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो अफसरशाही है, उसकी हीला हवाली अक्सर लोगों पर भारी पड़ जाती है, जो इस केस में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से प्राची, और हम बात करेंगे 2018 की। 2018 में जब स्मार्ट मीटर का प्रस्ताव आया था और उसको अनुमति दी जानी थी, तो उस समय विद्युत नियामक आयोग ने ये सवाल उठाया था कि अगर कभी स्मार्ट मीटर फेल्योर होता है तो बैकअप क्या होगा, यानी कैसे किसी तरह की कोई समस्या ना आए, बैकअप प्लान क्या होगा। उस समय जो भी दावे किए गए हो, लेकिन उनकी पोल 12 अगस्त को उस समय खुल गई जब सिर्फ एक गलत कमांड होने से 1.5 लाख लोगों के घरों की बिजली गुल हो गई। सबसे बड़ी चिंता की बात यह, देखिए मामले में STF जांच के आदेश हो चुके हैं। ऊर्जा मंत्री ने सिफारिश की, मुख्यमंत्री ने अनुमति दे दी और कल STF की टीम शक्ति भवन भी पहुंची थी। शक्ति भवन वो जगह है जहां से इन सारे स्मार्ट मीटर की निगरानी की जाती है और वहीं से एक गलत कमांड देने के चलते ये 1.5 लाख मीटर करीब बंद हुए थे। प्रदेश में देखिए अभी 10 लाख मीटर है, जिसमें से 1.5 लाख बंद हुए। 2022 तक जो योजना है वो ये है कि करीब 3 करोड़ घरों तक ये स्मार्ट मीटर होंगे। और अंदाजा लगाइए प्राची, अगर 3 करोड़ घरों में स्मार्ट मीटर हो और एक गलत कमांड दे दिया जाए और वो सारे मीटर बंद हो जाए, एकदम से पूरी सप्लाई रुक जाए उन घरों में, तो ऐसे में ग्रिड फेल होने का खतरा लगभग तय मानिए। और अगर ग्रिड फेल होती है तो उन हालात में कम से कम 3-4 दिन 5 दिन, एक्सपर्ट्स की अगर माने तो उनका कहना है कि कई दिन लग सकते हैं उसको वापस सुधरने में, व्यवस्था को। अगर पूरे प्रदेश में ग्रिड फेल होने से ये हालात होंगे तो चाहे मेट्रो हो, चाहे बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजें हो, वो सारी ठप हो जाएंगी। तो यानी कह सकते हैं कि वो किस तरह के हालात होंगे उनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, कितने भयावह हो सकते हैं। यही वजह है कि इसकी गंभीरता को देखते हुए कई स्तर पर इसकी जांच शुरू की गई है। एक तरफ STF पूरे मामले की जांच कर रही है, दूसरी तरफ पावर कॉर्पोरेशन ने एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया, 2 दिन में रिपोर्ट मांगी, यानी कल तक वो समिति जो है वो अब अपनी रिपोर्ट देगी और उसमें ये भी सुझाव देगी कि भविष्य में ऐसा ना हो। तीसरी तरफ जो विद्युत नियामक आयोग है उसने भी जवाब तलब किया है। सभी जो डिस्कॉम है, यानी बिजली वितरण की जितनी कंपनियां हैं, चाहे मध्यांचल हो चाहे बाकी सब, उनसे जवाब तलब किया है कि आखिर ये हुआ कैसे। जब 2018 में अनुमति देते समय पूछा गया था बैकअप प्लान क्या है, तो आखिर कहाँ गया वो आपका बैकअप प्लान। और ये भी कहा है कि क्यों ना उनके खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की जाए, क्यों ना उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि अगर उपभोक्ता गलती करे तो उस पर जुर्माना, और इस तरह की बड़ी खामियां अगर विभाग के अधिकारी करे तो सिर्फ
जांच और उसके बाद बच निकले या छोटे लोगों पर नकेल कसी जाए तो निश्चित रूप से विद्युत नियामक आयोग भी इस मामले में बहुत सख्त है गंभीर और सवाल कार्रवाई है हो और सकती है। गंभीर 17 विषय अगस्त भी तक है, विद्युत इसलिए नियामक मुख्यमंत्री आयोग को योगी आदित्यनाथ भी गंभीर नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा कि इतनी बड़ी योजना का बैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया आपका शैलेश तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे आसमान से बरस रही है आफत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के लगभग हर हिस्से में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, लेकिन आज कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद हालात जो हैं और बिगड़ गए हैं, क्योंकि लगातार कल से बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि बारिश किस कदर लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। पहली तस्वीर लखीमपुर से, दूसरी मेरठ से, तीसरी फिरोजाबाद से, चौथी बांदा से, पांचवी औरैया से और छठी तस्वीर बहराइच से है। हर जगह आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा और लोगों की बेबसी नजर आ रही होगी, क्योंकि सड़कें तो गायब हो गई हैं। अब सड़कें गायब होने के साथ ही साथ लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। तो हमने आपको 6 तस्वीरें दिखाई, अब आपको ताजा हालात दिखाते हैं वाराणसी का। संवाददाता नीतीश से जानते हैं कि कैसे आसमानी आफत जमीन पर मुसीबत बन रही है, लगातार कितना खतरा बढ़ रहा है वाराणसी और उसके आसपास। नीतीश, हम बाकी जगहों की तस्वीरें तो लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन बनारस के ताजा हाल क्या है? कितना गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और कितना खतरा मंडरा रहा है, ये जरा बताइए। आपको बता दें कि प्रति 3 घंटे में 1 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और इस वक्त हम गंगा घाट पे ही खड़े हैं। आप देखिए, घाटों का आपसी संपर्क मार्ग बाधित हो चुका है और गंगा का जो जलस्तर है वो घाट की सीढ़ियों के ऊपर लगातार बढ़ता हुआ। किनारे पर दहशत है, नावें शांत हैं, जो पुरोहित हैं वो अपनी ठौर कहीं ऊपर खोज रहे हैं कि कब कहां कितनी तेजी से जलस्तर में बढ़ोतरी होगी, ये अभी किसी को अंदाजा नहीं है। जब बारिश की बात कर लें तो यहां पर कल दिन भर तो हल्की बारिश रही, बूंदाबांदी होती रही, लेकिन अगर 1-2 दिन पहले की बात करें तो बनारस में जबरदस्त बारिश हुई थी। सड़कें तालाब बन गई थी, लोगों के घरों में, थानों में पानी घुस गया था, स्थिति भयावह हो गई थी। और अभी भी जो काले बादल हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि पूरे दिन में एक बार 2 बार भारी बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है। आपको बता दें कि बारिश को लेकर, बाढ़ को लेकर प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। दावे तो बड़े बड़े हैं। स्थिति यह है कि बाढ़ राहत चौकियों को तैनात यहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है, इसके साथ ही एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है, जो प्राइवेट नावें हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है कि जैसे ही बाढ़ की स्थिति भयावह होती है आप तुरंत गंगा की सहायक नदी जो वरुणा का तट है वहां पर भी स्थिति भयावह हो जाती है गंगा के जलस्तर बढ़ने से, तो वहां तुरंत कूच कर जाएं। इसके साथ ही बाढ़ राहत कैंप बनाए गए हैं, कैंप में दवा और डॉक्टर की व्यवस्था करने की बात कही जा रही है। लेकिन अब इंतजाम कितने जमीन पर उतरते हैं ये भविष्य में देखने वाली बात होगी, क्योंकि दावे हर साल होते हैं और कमियां भी हर साल देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बनारस में जो 84 घाट है, 84 घाटों के किनारे जो रहने वाले लोग हैं वो घाट से घाट यात्रा करते हैं, घाट से घाट पैदल चले जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जबकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, कई घाटों का आपसी संपर्क मार्ग बाधित है, तो लोग परेशान होते दिखाई दे रहे हैं और किसी को भी कहीं से भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यह बनारस की बात है। इसके साथ ही अगर मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया और अन्य जिलों की बात कर लें तो वहां पर भी इसी तरह के हालात हैं। बारिश से जल जमाव की स्थिति है और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा साफ अंदाजा दहशत लगाया जा रहा है है कि लोग जरूर दहशत में होंगे। और जिस तरीके से गंगा का रौद्र रूप है, जिस तरीके से घाटों का संपर्क टूटा है, वाकई में प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो जरूर होनी चाहिए। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमने आपको वाराणसी और बाकी जगहों पर मंडराते खतरे से आगाह किया। अब आपको दिखाते हैं पूरे प्रदेश का हाल कि आखिर कहां है बेहाली। इस रिपोर्ट में देखिए। बाढ़, बारिश और बर्बादी की ये तस्वीरें वैसे तो मौजूदा हाल की कहानी है और हर साल ही इससे निपटने के उपाय भी खूब सोचे जाते हैं, लेकिन प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। बाढ़ और बाढ़ से
बर्बादी बदस्तूर जारी है। सबसे पहले देखिए लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का उफान। सदर तहसील के फूलबेहड़ इलाके के बेड़ा गांव, खगई पूर्वा सहित दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहे हैं और खाने पीने की दुश्वारियां भी बढ़ी। उधर वाराणसी में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा की धारा यहां घाटों की सीढ़ियों के ऊपर आ चुकी है। कई घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। आरती देखने का वीआईपी मंच जलमग्न है और अब परेशानियां भी बढ़ने लगी। वाराणसी में मोक्षदायिनी का उफान जारी है। आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जलस्तर की बढ़ोतरी हो रही है और लगातार ये गंगा का जल घाट की सीढ़ियों के ऊपर अब बढ़ता हुआ आप देखिए कई घाटों का आपसी संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट चुका है। आप देख सकते हैं इन घाटों से चलकर कोई भी जो व्यक्ति है वो घाट से घाट होकर दूसरे घाट तक जा सकता था, लेकिन गंगा के जलस्तर की बढ़ोतरी की वजह से पूरी तरह से इन घाटों का आपसी संपर्क मार्ग बाधित हो गया है और अब गंगा घाट की सीढ़ियों के ऊपर की ओर बढ़ती हुई। आपको बता दें कि प्रशासन बाढ़ के मद्देनज़र पुख्ता इंतजामों के दावे कर रहा है। स्थिति यह है कि अगर प्रशासनिक दावों पर गौर कर लें तो बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है, एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है और इसके साथ ही जो बाढ़ राहत कैंप हैं वहां पर पूरी सतर्कता के साथ अलर्ट मोड पर अधिकारियों को रख दिया गया है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ने लगा है। बढ़ते जलस्तर की वजह से पक्के घाट और संगम किनारे जाने वाले रास्ते अब डूबने लगे हैं। लोगों में चिंता बढ़ने लगी। दरअसल उत्तराखंड से गंगा में और मध्य प्रदेश में यमुना की सहायक नदियों में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते यहाँ हालात काफी खतरनाक होते जा रहे हैं। बात गाजीपुर की करें तो यहाँ गंगा के साथ ही अन्य छोटी नदियां भी बहती, जिनमें इन दिनों लगातार पानी बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी ने खेतों में लगी फसलों को लील लिया है। किसान परेशान हो गए। प्रतिदिन 1 फुट बढ़ रहा है। बाढ़ आने में ऐसा ही बढ़ाव रहेगा तो 15 दिन में 10 दिन में बोर देगा सब। ग्रामीण इलाके में सारी फसल डूब गई, खरीफ डूब गई, बहुत दिक्कतें आती हैं, जानवर का चारा सब मरा जाता है। उधर उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से और भी बुरा हाल है। गांव के गांव में लोगों की जिंदगी खतरे में। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। लोगों की परेशानी ये कि ऐसे हालात में आखिर जाएं तो जाएं कहां। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।